मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट, एक ऐसा चुनाव जिसका नतीजा लगभग तय माना जा रहा था। एक ऐसी उम्मीदवार जिसे कांग्रेस अपनी पक्की दावेदार मान रही थी और फिर अचानक एक फैसला आता है, नामांकन रद्द हो जाता है, चुनाव का पूरा गणित बदल जाता है और देखते ही देखते भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ जाता है। नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के दिग्गज नेता जमा होते हैं। कोई अधिकारियों से मिलने की मांग कर रहा है, कोई चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, कोई इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। उधर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि एक ऐसी सीट छीन ली गई जो चुनावी गणित के हिसाब से कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग है। बीजेपी कह रही है ये किसी राजनीतिक दबाव का नहीं बल्कि नियमों का मामला है। उम्मीदवार ने नामांकन से जुड़ी जरूरी जानकारी छिपाई, आपत्ति हुई, जांच हुई और उसके बाद कानून के मुताबिक फैसला लिया गया। बीजेपी इसे सत्य और पारदर्शिता की जीत बता रही है। तो आखिर मध्य प्रदेश की इस राज्यसभा सीट पर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है? मीनाक्षी नटराजन का नामांकन आखिर किन वजहों से रद्द किया गया? बीजेपी की आपत्ति क्या थी? कांग्रेस के कानूनी तर्क क्या हैं? चुनाव अधिकारियों ने अपने आदेश में क्या कहा है? और सबसे अहम, इस पूरे घटनाक्रम ने राज्यसभा चुनाव का गणित कैसे बदल दिया है? इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। आखिर तक देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चुनाव आयोग ने 18 जून को मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की थी। विधानसभा के मौजूदा संख्या बल को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों की शुरुआती राय यही थी कि बीजेपी 2 सीटें आराम से जीत जाएगी, जबकि तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन राजनीति में जो दिखता है, अक्सर कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब आगे बढ़े उससे पहले समझ लेते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित। मध्य प्रदेश में विधानसभा की प्रभावी संख्या 230 मानी जा रही थी। राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को 58 वोटों की जरूरत थी। बीजेपी के पास 164 विधायक थे, यानी 2 उम्मीदवारों को जिताने के लिए उसे 116 वोट चाहिए थे। इसके बाद उसके पास करीब 48 वोट बचते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास प्रभावी संख्या 62 से 63 के बीच थी। अगर उसे एक निर्दलीय या सहयोगी का समर्थन मिलता तो यह आंकड़ा 64 तक पहुंच सकता था, यानी जीत के लिए जरूरी 58 वोटों से ज्यादा उसके पास वोट थे। यानी विधानसभा के गणित के आधार पर कांग्रेस की एक सीट सुरक्षित मानी जा रही थी। कांग्रेस ने इसी सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। मीनाक्षी नटराजन कौन है? वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, छात्र राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंची हैं, एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस संगठन में उनकी मजबूत पहचान है और फिलहाल वे तेलंगाना की प्रभारी भी हैं। लेकिन राजनीतिक हलचल तब बढ़ी जब बीजेपी ने सिर्फ 2 नहीं बल्कि तीसरी सीट पर भी उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। महेश केवट को मैदान में उतारकर बीजेपी ने साफ संकेत दिया कि वो तीसरी सीट पर भी मुकाबला करेगी। यहीं से कांग्रेस के आरोप शुरू हुए। कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी के पास तीसरी सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए तीसरा उम्मीदवार उतारने का मकसद चुनावी मुकाबला नहीं बल्कि विपक्षी खेमे में अस्थिरता पैदा करना है। यहीं से इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस नेताओं ने आशंका जताई कि बीजेपी विपक्षी विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। इसी आशंका के बीच कांग्रेस ने अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने की तैयारी शुरू कर दी। पार्टी का कहना था कि वो अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि कांग्रेस अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रही है। फिर राजनीतिक लड़ाई अपने चरम पर पहुंच ही रही थी कि मामला अचानक कानूनी मोड़ ले लेता है। बीजेपी नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। आरोप यह था कि उन्होंने अपने नामांकन के साथ दाखिल किए गए शपथ पत्र यानी फॉर्म 26 में एक जरूरी जानकारी को छुपाया। यह मामला तेलंगाना की एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ था। बीजेपी का कहना था कि उस शिकायत में मीनाक्षी नटराजन का नाम आया है, अदालत की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इसकी जानकारी शपथ पत्र में दी जानी चाहिए थी। आपत्ति दर्ज होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन से जवाब मांगा। मीनाक्षी नटराजन और उनकी कानूनी टीम ने अपना पक्ष रखा, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद जो आदेश आया उसने पूरे चुनाव को बदल कर रख दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन खारिज करते हुए कहा कि शपथ पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी गई। आदेश में कहा गया कि तेलंगाना की अदालत में लंबित निजी शिकायत से जुड़ी जानकारी का जिक्र नहीं किया गया। अदालत की ओर से समन जारी किए जा चुके थे और चूंकि मीनाक्षी नटराजन ने उस प्रक्रिया में अपना जवाब भी दाखिल किया था, इसलिए यह माना गया कि उन्हें मामले की जानकारी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने निष्कर्ष निकाला कि फॉर्म 26 में जरूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया गया और इसी आधार पर नामांकन खारिज कर दिया गया। यहीं से विवाद और गहरा गया।
कांग्रेस इस फैसले को पूरी तरीके से गलत बता रही है। कांग्रेस का तर्क है कि मीनाक्षी नटराजन किसी एफआईआर में आरोपी नहीं है, उनके खिलाफ कोई पुलिस केस दर्ज नहीं है, कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, किसी अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं और न ही किसी अपराध में उन्हें दोषी ठहराया गया है। कांग्रेस का कहना है कि जिस निजी शिकायत का हवाला दिया जा रहा है वो केवल प्रारंभिक स्तर पर थी, अदालत ने अभी तक उस पर संज्ञान तक नहीं लिया है, इसलिए इसे आपराधिक मामला मानना ही गलत है। अभिषेक मनु सिंघवी को उस पर तर्क देते सुनिए। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। कांग्रेस का एक और तर्क है, पार्टी चुनाव आयोग की हैंडबुक के कुछ प्रावधानों का हवाला दे रही है वो। कांग्रेस नेताओं और उनके वकीलों का कहना है कि अगर शपथ पत्र में कोई जानकारी अधूरी या अस्पष्ट पाई जाती है तो उम्मीदवार को उसे सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन को ऐसा मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस ये भी कह रही है कि सिर्फ अधूरी जानकारी के आधार पर नामांकन रद्द करना चुनाव आयोग की गाइडलाइन की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। कांग्रेस का आरोप यह नहीं रुकता। पार्टी का कहना है कि जब बीजेपी को लगा कि विधानसभा में कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं और तीसरी सीट पर मुकाबला आसान नहीं होगा, तब कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया गया। मीनाक्षी नटराजन ने खुद कहा कि ये केवल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पहले वोट चोरी की चर्चा होती है, अब सीट चोरी की चर्चा हो रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का पक्ष बिल्कुल अलग है। बीजेपी का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार को हर वो जानकारी देनी चाहिए जो कानून के तहत आती है। अगर कोई जानकारी छिपाई गई है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताया है। बीजेपी का कहना है कि फैसला उसने नहीं बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया है, चुनाव आयोग ने लिया है, इसलिए इसे राजनीतिक रंग देना गलत है। सुनिए। और मीनाक्षी नटराजन ने भी अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपा करके मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया और कांग्रेस पार्टी को उनसे जवाब पूछना चाहिए। फिलहाल दोनों पक्ष कानून की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। एक तरफ रिटर्निंग ऑफिसर का आदेश है जिसमें जानकारी छिपाने की बात कही गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके कानूनी सलाहकार हैं जो कह रहे हैं कि जिस मामले का खुलासा करने की बात कही जा रही है वो कानूनी रूप से उस श्रेणी में आता ही नहीं है जिसका जिक्र शपथ पत्र में अनिवार्य होता। यानी विवाद का असली केंद्र राजनीति नहीं बल्कि कानून की व्याख्या बन गया है। लेकिन राजनीतिक असर बहुत बड़ा है क्योंकि नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान से बाहर हो गया और इसके साथ ही बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया। यानी जिस सीट पर मतदान, क्रॉस वोटिंग, विधायकों की एकजुटता और राजनीतिक रणनीति की चर्चा हो रही थी, वहां अब मुकाबला खत्म होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस इसे सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक मामला बता रही है। सवाल है कि क्या अब कांग्रेस के सामने कोई रास्ता बचा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के पास अभी भी ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए वो इस फैसले को चुनौती दे सकती है। कांग्रेस के सामने पहला रास्ता चुनाव आयोग का है। पार्टी चुनाव आयोग से मांग कर सकती है कि पूरे मामले की दोबारा समीक्षा की जाए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प अदालत का है। कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। पार्टी ये दलील दे सकती है कि नामांकन रद्द करने का फैसला कानून और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की सही व्याख्या के अनुरूप नहीं था। कांग्रेस की कानूनी टीम पहले ही कह चुकी है कि जिस आधार पर नामांकन रद्द किया गया वो कानूनी तौर पर कमजोर है, ऐसे में अदालत से राहत की कोशिश की जा सकती है। तीसरा रास्ता जो है वो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद का है। अगर तीसरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो जाते हैं तो कांग्रेस चुनाव याचिका दाखिल कर पूरे परिणाम को चुनौती दे सकती है। हालांकि ये रास्ता लंबा माना जाता है, इसमें सुनवाई और फैसले में काफी समय लग सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर यह विकल्प भी खुला रहता है। खैर, इस मामले में चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है जिसका सबको इंतजार भी है, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। झारखंड में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसे आपको जानना चाहिए। वहां निर्दलीय उम्मीदवार जिनको एनडीए का समर्थन माने बीजेपी गठबंधन का समर्थन है, उनके कागजों में भी गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए थे। मामला रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचा तो उनके कागज को पहले होल्ड पर रख दिया गया, माने यहां उनका केस तुरंत खारिज नहीं हुआ। केंद्रीय चुनाव आयोग के पास मामला भेज दिया गया जिस पर उसको फैसला लेना था। जाहिर है इस पर विवाद होना था, सो विवाद शुरू हुआ।
कांग्रेस नेताओं ने कल से आज तक हंगामा किया हुआ है। विवाद तब और बढ़ गया जब कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली से पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को रिटर्निंग ऑफिसर ने सुनवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। सामने इसी भी तर्क आया कि खुर्शीद देरी से आए थे। दूसरी ओर आज परिमल नथवानी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा और फिर उनको चुनाव आयोग ने राहत देते हुए नामांकन एक्सेप्ट कर भी लिया। अब कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा बिना समय दिए खारिज हो गया, जबकि बीजेपी के समर्थन वाले प्रत्याशी को पूरा समय दिया गया, फिर पर्चा एक्सेप्ट भी कर लिया गया। क्या यह भेदभाव नहीं है? ऐसे आरोप है। वैसे परिमल नथवानी कौन है ये भी जान लीजिए। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और उद्योगपति भी हैं। 2020 के राज्यसभा चुनाव के बाद से आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले 2008 से 2020 तक झारखंड से राज्यसभा सांसद रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कॉरपोरेट मामलों के डायरेक्टर भी हैं वो। धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों के साथ काम किया है और अंबानी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। दोनों मामले सुनकर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो आता है अपडेट मीनाक्षी नटराजन के मामले, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर को लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। कैमरे के पीछे हैं सुधांशु। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। शुक्रिया।